नमस्कार साथियों, आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ एक नई चीज़ यानी जो सिलेबस बताऊँगा। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जामिनेशन में जो सिलेबस क्या होगा और इसकी जो डिटेल्स है मैं आपको यहाँ तक लेके चलूँगा और आपको अंत तक इसको बहुत बारीकी से सुनना है, ध्यान देना है, क्योंकि ये जो है सिलेबस यदि आपने कर लिया है और उनमें कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं जिनको कंसंट्रेट करना है। यदि आपने इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से देख लिया है तो आपका काम पूरा हो जाएगा। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम सुरेश दाबाई है और पिछले 22 साल से मैं एजुकेशन फील्ड में से जुड़ा हुआ हूँ, यानी जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मैं तैयारी करवाता हूँ, लेकिन स्पेशली मेरा जो फोकस रहता है वो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस में फोकस रहता है। तो आज हम चलते हैं। देखिए, सबसे पहले यानी स्मार्ट स्टडी के नाम से हमारा ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करते रहिएगा और आपको नई नई चीज़ें यहाँ पर मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम पैटर्न क्या होगा। यानी पहला जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन बाय एसएससी, जो कि 100 मार्क्स का होगा और ये 100 मार्क्स है, उनमें से यदि आपने 70 प्लस भी गेन कर लिया है तो आपका यानी सिलेक्शन होना निश्चित हो जाता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर यही बात लेके चलेंगे कि आप जो है कर रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, और इस ये डिपेंड करेगा आप पर भी और साथ साथ में जो पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों पर डिपेंड करेगा। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप यदि कर लेते हैं तो 70% मार्क्स लिए जा सकते हैं। यानी पूरा सिलेबस न करके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको आपको करना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट कौन कौन से होंगे मैं अभी बताता हूं कि फिजिकली जो पहले जो है ये आपको रिटर्न में करना है। सेकंड बात है फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, जो कि दिल्ली पुलिस खुद करवाएगी या किसी दूसरे के थ्रू करवाती है, ये आपको खुद को करना पड़ेगा, क्वालिफाइंग होता है इसमें। तीसरा आता है टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर बाय दिल्ली पुलिस, जो 25 मार्क्स का होगा और ये टाइम पीरियड फिक्स होता है इसका, और उसमें जो पास होगा क्वालिफाइंग होता है ये, और इसको पास कर लिया तो आप फाइनल में आ जाओगे। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट बाय दिल्ली पुलिस, ये भी क्वालिफाई होता है, जो कि आगे चल कर। लेकिन सबसे पहले जो इवेंट है उसको हम लेके चलेंगे। पहली जो इवेंट है उसको कैसे पास करेंगे, यानी 100 मार्क्स वाला जो है पेपर, उसको सॉल्यूशन करने के लिए हमें आगे स्ट्रेटेजी तैयार करनी है। तो इसकी जो है अगला जो पार्ट आता है फर्स्ट जो 90, ये आएगा 90 मिनट का, यानी 1 घंटा और 30 मिनट आपको मिलेंगे और 100 क्वेश्चन होंगे। अब ये 100 क्वेश्चन है वो किस प्रकार से होंगे, 100 ही मार्क्स का होगा। सबसे पहला है जनरल अवेयरनेस, यानी जीके, और जीके में आपके ऊपर क्या क्या करना है मैं डिटेल्स आगे चल करके बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मार्क्स देख लेते हैं इसका, ये कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स के हैं। और यहां पर मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस पोर्शन से आएंगे मैं आगे डिटेल से बताऊंगा और ध्यान से सुनते रहिएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में भी कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं केवल 20 मार्क्स की और 20 क्वेश्चंस की। तीसरा पोर्शन आता है जनरल इंटेलिजेंस, यानी रीजनिंग, रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे 25। फोर्थ पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, यहां भी क्वेश्चन है 25। और आगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स 10 मार्क्स के हैं और 10 क्वेश्चन हैं। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो हमारी थी 100 नंबर्स की बात, और 100 नंबर्स है वो कौन से में कितने पार्ट्स के आ रहे हैं। तो आपको ने देखा कि यहां पर ये 2 50 नंबर के हैं और ये 2 कितने के हैं, 20 और 20 40 मार्क्स के हैं। तो इन 2 मार्क्स हैं, यानी 3 जो आ रहा है कौन कौन सा, जीके, एप्टीट्यूड और ये वाला, इन 3 में आपने अच्छे मार्क्स ले लिए और यहां पर आपको केवल 15 मार्क्स मिल गए या 10 मार्क्स मिल गए तो काम चल जाएगा। लेकिन आपको फोकस करना है किस पर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल
इंटेलिजेंस यानी मैथमेटिक्स और रीजनिंग यहाँ पर फुल में से फुल मार्क्स लिए जा सकते हैं, यानी यहाँ आ जाते हैं। लेकिन जीके में जो है कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी समझ से बाहर है, क्योंकि जीके है वो अथाह सागर है, लेकिन यानी ऐसा भी नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे, कर सकते हैं। तो ये टोटल मिलाकर के 65 मार्क्स है, और यहां पर कोशिश आपको ये करनी है कि मुझे 55 मार्क्स लेने ही लेने हैं, कैसे भी करके यहां इतने मार्क्स आ सकते हैं। इंग्लिश में बच्चे कमजोर हो सकते हैं, 65 ये हो गए 65, और यहां पर यदि आपने 5 मार्क्स ले लिए हैं तो टोटल मिलाकर कितने होंगे, यानी ये हो गए। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं करने हैं, क्योंकि यहां पर हर दूसरे यदि 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपका 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन उड़ जाएगा। तो आपको गलती नहीं करनी है। जो क्वेश्चन आपको आते हैं 100% आपको श्योर है कि मैं ये सही कर रहा हूं, तो वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, अन्यथा नहीं करने हैं। और ऐसी कंडीशन में जो मेरिट जाती है वो मुश्किल से 60% तक आकर के रुक जाती है। ध्यान रखना ये, क्योंकि जब नेगेटिव मार्क्स ज्यादा होते हैं तो नेगेटिव मार्क्स ज्यादा है, और इस कारण से यहां जो मेरिट रहेगी वो 60% के आसपास रहती है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि मुझे किसी भी हालत में नेगेटिव क्वेश्चन यानी गलत क्वेश्चन नहीं करना है। जो मुझे आता है, मुझे ये लगता है कि 100% सही है, यदि आपको कॉन्फिडेंस है कि कोई 2 ऑप्शन है, या तो ये सही है या ये सही है, तो उसमें रिस्क लेनी है, अन्यथा नहीं लेनी है। यदि आपको ये लगता है कि 3 ऑप्शन में से कोई एक है, चौथा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 3 में से कोई एक है, तो उस कंडीशन में आपको रिस्क नहीं लेनी है। दोस्तों, रिस्क लेने का मतलब यह है कि आपको यदि कंफर्म है कि ये केवल 2 है, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, तब आप रिस्क ले लेना, अन्यथा रिस्क नहीं लेनी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब यहां पर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य ज्ञान। और सामान्य ज्ञान को हमने भाई जो सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखा है, और सिलेबस में मैं ये बता रहा हूं कि कौन सा पार्ट कितने मार्क्स का यहां पर आता है। सबसे पहले है एब्रीविएशन। तो संक्षिप्त अर्थ, जैसे मान लो कि आपसे ये पूछ दिया कि एफडी का फुल फॉर्म क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट, तो ये बोलते हैं इसको एब्रीविएशन। जैसे एडीबी, एडीबी। अब ये आपको पता है कि एडीबी क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार देखे गए हैं। आईएमएफ, तो ये एब्रीविएशन है, और इनके मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि कितने क्वेश्चन है जीके के, केवल 20 क्वेश्चन है। अब 20 क्वेश्चन है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजी तैयार करनी है। तो मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन यहां से आएंगे, क्योंकि 20 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट आता है साइंस इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। साइंस में आपको जो स्पेशली मिलेंगे कि इन्वेंशन और डिस्कवरीज है, जिसमें मैकमिलन यानी बाइसिकल का आविष्कार किसने किया, रेलवे इंजन का आविष्कार किसने किया, या अदर जो है इन्वेंशंस जितने भी है, हेनरी कोल्ट का भी आ सकता है, विलियम कोल्ट का भी आ सकता है, विलियम विल्मोट का भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। लेकिन इनका जो विज्ञान से जुड़े हुए आविष्कार है, इनको देखना, यहां पर भी एक क्वेश्चन बन जाता है। थर्ड पॉइंट आता है करंट इंपोर्टेंट इवेंट्स। जो करंट में इंपोर्टेंट इवेंट्स है, जो कि स्पेशली पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होगी, यानी कौन से देश का प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर इंडिया में आया है या प्रेजेंट टाइम है। फॉर एग्जांपल मैं आज का ही लेता हूँ, इलेक्शन कमीशन है आज, और इलेक्शन कमीशन में जो नया जो इलेक्शन कमिश्नर बना है, जिसका नाम है ज्ञानेंद्र कुमार। तो ज्ञानेंद्र कुमार के बारे में पूछ सकते हैं कि भारत का नया इलेक्शन कमिश्नर जो बना है वो कब तक रहेगा, 2029 तक। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यहां पर आ सकते हैं। तो वर्तमान महत्वपूर्ण घटनाएं जो है करंट अफेयर्स में, घटनाओं में ये भी आ सकते हैं। और करंट अफेयर्स और वर्तमान महत्वपूर्ण घटनाएं दोनों मिला करके यहां पर 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है अवार्ड्स एंड हॉनर्स। अवार्ड्स जो मिले हैं स्पेशली ज्ञानपीठ, भारत रत्न, पद्म विभूषण,
और आईफा और जो क्रिकेट से संबंधित है यानी खेल और खिलाड़ी से अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, इनके बारे में एक ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण वित्तीय यानी इंपोर्टेंट फाइनेंशियल यानी इंपोर्टेंट जो फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी जो इवेंट्स आती है, जो आपका इनकम टैक्स से भी हो सकता है स्लेब, या फिर कोई रेड के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, या कोई नया इम्पोज टैक्स किया गया है उसके बारे में भी हो सकता है, या इंडिया की करेंसी जो फिस्कल डिफिसिट चल रही है वो कितनी चल रही है, इसके बारे में भी पूछा, या आरबीआई के बारे में पूछा जा सकता है। और यहां पर भी केवल एक क्वेश्चन की संभावना बनती है। नेक्स्ट हम चलते हैं आर्थिक समाचार। तो आर्थिक समाचार का क्वेश्चन आ भी सकता है और न भी आए, दोनों काम है। बैंकिंग समाचार, यहां पर भी चांसेस केवल एक ही है, आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है वो ही पूछे जाएंगे, या फिर बैंकों की जो है कौन कौन सी बैंकें हैं जो राष्ट्रीयकृत बैंक है या इनको राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ऐसे क्वेश्चन यहां पर आ सकते हैं। भारतीय संविधान इंपॉर्टेंट है, ये 2 से 3 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। यानी पिछले कई सालों के जो पेपर्स देखे गए हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने बताया आपको कि कम से कम 2 क्वेश्चन आए हैं और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में भी आपको ध्यान रखना है कि हमें आर्टिकल 1 से लेकर के 51A तक के जो आर्टिकल है बहुत अच्छी तरह से करने हैं। यदि इनमें से आपको क्वेश्चन नहीं मिलता है तो उसके बाद में सीधे जाओगे आप प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पे जाओगे, वहां से क्वेश्चन उठेगा। लेकिन चांसेस सबसे ज्यादा किसके होते हैं, आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 51 तक, जिसको हिंदी में बोलेंगे अनुच्छेद। और भारतीय संविधान का जो फंडामेंटल है, यानी भारतीय संविधान है कहां से लिया गया है, कौन से देश से कौन सा पार्ट लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल जो सिटीजनशिप है उसके बारे में पूछा सकता है कि आर्टिकल 1 से लेकर के 4 का संबंध किससे है, 5 से लेकर के 11 का संबंध किससे है, 12 से लेकर के 35 आर्टिकल किससे संबंधित है, और ऐसे ही आगे यानी 36 से लेकर के 51 तक का किससे रिलेटेड है, और 51A में क्या दिया गया है। और ऐसे ही शेड्यूल कितने हैं, भारतीय संविधान में कितने शेड्यूल है, यानी अनुसूचियां कितनी है, आर्टिकल्स कितने हैं, और उनमें कौन कौन से समिति के लोग थे और कितनी समितियां बनाई गई थी, इसको डिटेल से आपको पढ़ना है। तो भारतीय संविधान के बारे में हमने बताया है। नेक्स्ट चलता हूं मैं आगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये रिपीट हो गया है क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर चुका हूं। बुक्स एंड ऑथर्स, यहां पर बहुत सारी बुक्स है और इनमें जो क्वेश्चन आएंगे या तो ओल्ड बुक्स का आ सकता है या फिर करंट में भी आ सकता है, लेकिन करंट में चांसेस कम होते हैं। और ओल्ड बुक्स के लिए यानी जिसमें ऐसी पुस्तकें जो साहित्य लिटरेचर में जिसने मान बुकर पुरस्कार जीता हो या फिर कोई और पुरस्कार जीता हो, उन पुस्तकों के बारे में आपको डिटेल्स ध्यान देनी है। भाई मैन बुकर पुरस्कार जो है, बुकर पुरस्कार जिस बुक्स को मिल चुका है उनके बारे में क्वेश्चन आता है, या फिर नोबेल प्राइज जो है लिटरेचर में जिसने ले लिया है उसका भी क्वेश्चन आता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, ज्यादा नहीं बनेंगे। महत्वपूर्ण दिन और तिथियां, डेट्स। अब डेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, यानी हिस्ट्री से रिलेटेड जो डेट्स ज्यादा यहां पर पूछी जाती है वो भी इंडियन हिस्ट्री के ज्यादा आएंगे। जैसे या फिर कोई मजदूर दिवस है, इंटरनेशनल लेबर डे है, इंटरनेशनल एड्स डे है, या फिर और कोई डेज है, उनके बारे में पूछा जा सकता है। और यहां भी संभावना बनती है 0 से लेकर के 1 की। कोई जरूरी नहीं है कि ये आ ही जाए, न आने की भी संभावना है यहां पर। और यहां पर भी 0 से लेकर के 1 की रहती है, क्योंकि कई बार ये नए भी आते हैं। अगला पार्ट है इतिहास का, हिस्ट्री का। और हिस्ट्री में आपको वही कॉन्स्टिट्यूशन वाली कहानी मिलेगी, यानी 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन इतिहास के पूछे जाएंगे, क्योंकि टोटल मिलाकर के 20 ही क्वेश्चन है। और 20 क्वेश्चन में से यदि सारे हिस्ट्री से आ गए तो फिर और क्या करेंगे।
ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे इतिहास में आपको कौन सा पोर्शन सबसे ज्यादा ध्यान देना है। 8% में जो क्वेश्चन आ रहे हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, जो मैं देख रहा हूं, कैलकुलेशन कर रहा हूं, और उनमें मैंने यही देखा है कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए हैं वो प्राचीन भारत से आए हैं। इन इंग्लिश एंशिएंट इंडिया, बट इन हिंदी प्राचीन भारत। प्राचीन भारत की जब बात करता हूं तो आपको चलना है वेदों में। 4 वेद, वेदांग 6, इनके नाम अच्छी तरह से कर लेना। और उपनिषद है, उपनिषदों की संख्या 108 है। इनमें से पूछ सकते हैं यहां सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है। और वेद में यानी ऋग्वेद के बारे में स्पेशली क्वेश्चन आता है, यानी ऋग्वेद में कितने मंडल है, कितने सूक्त है, किस देवता का नाम सर्वाधिक बार आया है, गाय को किस नाम से कहा जाना गया है। दूसरा आता है यजुर्वेद, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तीसरा सामवेद है और चौथा अथर्ववेद है। तो ये जो 4 वेद हैं इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में आए हैं। यानी कम से कम एक क्वेश्चन वेदों का आजकल पूछा जा रहा है, पहले जो नहीं पूछा गया, क्योंकि अभी जो भारत सरकार है उसने भी कुछ सिलेबस में यानी 10th और 9th और 12th के जो सिलेबस है उसमें चेंजेस की है, और उन चेंजेस के अकॉर्डिंग यहां पर क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद महाकाव्य काल, महाकाव्य 2 हैं, रामायण और महाभारत है, इनके बारे में भी क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे। उपनिषदों में 108 में से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया है मुंडक उपनिषद का आया, सत्यमेव जयते जो लिया गया है मुंडक से लिया गया है, तो आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद महाजनपद काल में आ जाओगे सीधे, और मौर्य काल के क्वेश्चन बनते हैं। मौर्य में केवल अशोक के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आप सीधे इतिहास में कहां घुसोगे, कनिष्क यानी कुषाण शासकों में केवल कनिष्क का चर्चा की गई है, और गुप्त शासकों में केवल समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर कुमार गुप्त का नालंदा विश्वविद्यालय बारे में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आगे के गुप्त शासकों को छोड़ दीजिए, फिर सीधे आप हर्षवर्धन पे आ जाइए। हर्षवर्धन के बाद में गुर्जर प्रतिहार का भी आजकल क्वेश्चन देखा गया है, और राजपूत काल का देखा गया है, और मुगलों में सिर्फ अकबर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अकबर, दूसरा शाहजहां, तीसरा जहांगीर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन चारों के बारे में क्वेश्चन आता है। फिर सीधे आप मॉडर्न हिस्ट्री पे आ सकते हो, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन जो है प्रेजेंट टाइप के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं। महात्मा गांधी का भी क्वेश्चन कम आ रहे हैं, लेकिन प्राचीन भारत में से ज्यादा आ रहे हैं। अब हम आगे की चलते हैं, खेल शब्दावली। यहां पर एक क्वेश्चन जरूर आता है, यानी क्रिकेट से संबंधित बुल्ली, दूसरे गली, गली का वर्ड जो है गली वर्ड है, बुल्ली वर्ड है, स्टंप है, या फिर दूसरे है चाइना मैन है, ये किस खेल से जुड़े हुए हैं। ऐसे दूसरे है पंच है, वो किस खेल से जुड़ा हुआ है। बिलियर्ड के कौन कौन से वर्ड है, ऐसे शब्दों का बारे में आपको डिटेल्स पढ़ना है। हम आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी वही 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन। अब आपने ध्यान दे दिया होगा यहां पर कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं किससे आ रहे हैं, 3 सब्जेक्ट से आ रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड आता है इतिहास, और थर्ड आता है भूगोल, और फोर्थ आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो 4 आपने अच्छी तरह से कर लिए हैं, काम हो जाएगा। अब देखो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है वो ज्योग्राफी का ही पार्ट है। ये अलग से बना दिया गया है, लेकिन आता किस में है, या तो ज्योग्राफी का है, या ये सौर मंडल भी क्या है साइंस में भी आता है, ज्योग्राफी में भी आता है। भारतीय राज्य और राजधानियां, ये ज्योग्राफी का पार्ट है। देश और मुद्राएं किसका पार्ट है, ज्योग्राफी का पार्ट है। तो ये जो चारों पार्ट है किसके हैं, ज्योग्राफी के है। तो यहां पर भी आप एक एक क्वेश्चन ये सेपरेट दे रखे हैं, तो एक एक क्वेश्चन ले सकते हैं। तो ज्योग्राफी का वेटेज ज्यादा हो गया, यहाँ 5 क्वेश्चन तक ज्योग्राफी के बनते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों जानना है कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इंडियन मैप को अच्छे तरह से लेना है। भारत का जो नक्शा है उसको आपको टिप्स पर रखना है,
कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी राजधानियां, स्पेशली 7 सिस्टर पे ध्यान दो आप। यदि मैं बात करता हूं यहां पर राज्य और राजधानियों की, तो राजधानियां केवल किसकी आएगी? 7 सिस्टर की आएगी। औरों के बारे में कोई भी बता देगा, लेकिन 7 सिस्टर है हर कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि जो 7 बहनें हैं ये बहुत बड़ी किंवदंती पैदा कर देती है। यहां पर बहुत सारा इतिहास छिपा हुआ है। जो भूगोल में और क्या देखोगे आप? नदियों के बारे में, माउंटेन्स, यानी 7 जो महाद्वीप है उनको भी आप डिटेल से लेके चलोगे। उनके देशों की कुछ राजधानियां हैं, नदियां हैं जो बहुत बड़ी नदियां हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है। आपको इनको बहुत ही अच्छी तरह से लेना है। और कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर प्रेजेंट टाइम में कुछ घटनाएं चल रही हैं, स्पेशली यूक्रेन की राजधानी कीव, खार्तूम शहर जो है यूक्रेन का है, वहां के बारे में पूछा जा सकता है कि रूस ने कौन कौन से जिले जो डिस्ट्रिक्ट से है यूक्रेन की, उन पे कब्जा कर लिया, कौन कौन से एरिया है यूक्रेन का कैप्चर्ड बाय रशिया। एंड नाटो आल्सो काउंट इन भूगोल, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में हम बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहां पर ज्योग्राफी में। नेक्स्ट आता है सौर मंडल, सोलर सिस्टम। How many planets are there? There are 7 planets of सोलर सिस्टम। तो यहां पर सोलर में भी आपको क्या करना है? ऐसे डायग्राम बना करके, सबसे पहले मरकरी, उसके बाद में वीनस, यानी सबसे पहले जो आएगा कौन आएगा? बुध आएगा, देन वीनस शुक्र आएगा, उसके बाद में पृथ्वी आएगी, फिर मंगल आएगा, फिर बृहस्पति आएगा। और यहां पर सारे क्वेश्चंस जो आएंगे ऐसे सिंपल नहीं आएंगे। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना आपको। ध्यान किसके बारे में देना है कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, सबसे दूर कौन सा ग्रह है। 2 ग्रह ऐसे भी हैं जिनके बीच में एस्टेरॉइड्स घूमते रहते हैं। वो 2 ग्रह कौन कौन से हैं? यानी बृहस्पति, जुपिटर और मार्स। मार्स को रेड ग्रह भी कहा गया है। उसके बाद जो प्लूटो है उसको हटा दिया गया है, इसको एस्टेरॉइड्स में यानी क्षुद्र ग्रह में रखा गया है। कॉमेंट कौन कौन से हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, कितने वर्ष बाद में दिखाई देते हैं? 76 ईयर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं किससे? सौर मंडल से संबंधित। और सूर्य का जो प्रकाश आता है पृथ्वी पर, उसको आने में कितना समय लगता है, और इसकी दूरी जो है मापी गई है, प्रकाश वर्ष है, उसको इसका मात्रक यानी कितनी डिस्टेंस है। सेकंड आता है भारतीय राज्य और राजधानियां, जो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि जितने भी जो राज्य हैं उनकी राजधानियों में 7 सिस्टर को आपको स्पेशली लेना है। और 8वां जो राज्य है जिसके बारे में क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है वो है सिक्किम। सिक्किम का भी क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। देश और मुद्राएं, यानी आपको सारे देशों की मुद्राएं, करेंसी नहीं लेनी है। स्पेशली कुछ ऐसे देश हैं जिनकी मुद्राओं के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, और उनमें से 8 देश स्पेशली बार बार पूछे गए हैं। ये 8 देश कौन कौन से हैं मैं अभी आपको बता देता हूं कि 8 जो कंट्री है कौन कौन से हैं। सबसे पहले चाइना यानी चीन, देन जापान, उसके बाद इटाली, रूस, दक्षिण अफ्रीका कितने हो गए? 5। उसके बाद इंडोनेशिया की भी करेंसी पूछी गई है कई बार, इंडोनेशिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। यानी ये जो 8 देश ऐसे हैं जिनकी करेंसी के बारे में यानी इंडिया की जो एग्जाम लगते हैं उनमें बार बार पूछे गए हैं। तो इनकी आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं अभी आपको केवल सिलेबस बता रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं, ठीक है ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आता है इंग्लिश। अब अंग्रेजी का जो पार्ट आता है, अंग्रेजी में कौन कौन से जो ऐसे चैप्टर हैं जो ज्यादा मार्क्स आपको दे सकते हैं। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव इजी होता है और इसमें मार्क्स लिए जा सकते हैं। जंबल सेंटेंस है, ये भी आप कर सकते हो। प्रेजेज, रिप्लेसमेंट, अब यहां पर प्रॉब्लम आती है, हर किसी को आती है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यहां भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन जो आएंगे
2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ज्यादा मार्क्स का तो अपन ने था ही नहीं पहले से। देखिए हम एक बार फिर चलते हैं कि जो मार्क्स है वो कितने मार्क्स का था। इंग्लिश देखिए यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज अब 25 मार्क्स की है और वेटेज बहुत अच्छा है इसका इंग्लिश का, और इंग्लिश को बहुत ही अच्छी तरह से लेना है। 25 मार्क्स, इट मीन्स लगभग हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन आना है। और इंग्लिश में यानी हर बच्चा नहीं कर पाता है, लेकिन आपको ध्यान सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आया क्लोज टेस्ट से आया आज तक के, यानी क्लोज टेस्ट से 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन यहां पर मिल जाते हैं। और रीडिंग में भी 2 से 3 आएंगे। यहां जंबल वर्ड एक आ गया, ये एक आ गया, इससे आ भी सकता है और न भी आए। फिल इन द ब्लैंक्स आजकल न के बराबर आ रहा है, यानी बहुत कम रेयर केस में आ रहे हैं। रॉन्ग स्पेल्ड है, ये भी न के एक या एक ही क्वेश्चन आएगा इसका भी। इन्फिनेटिव, जिरेंड और पार्टिसिपल्स, यहां से भी चांसेस बहुत न के बराबर आता है, क्योंकि ये क्लोज टेस्ट में आ जाते हैं पहले ही। जब क्लोज टेस्ट आपने अच्छी तरह से कर लिया तो यहां पर आ जाएगा आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई द सेंटेंस पैटर्न, तो सेंटेंस पैटर्न का भी एक क्वेश्चन। फाइंड आउट द एरर, यहां डेफिनेटली आएगा एक क्वेश्चन। वर्ब, नाउन, आर्टिकल एंड वॉइसेज, देखो यहां पर वॉइस का भी एक क्वेश्चन आता है, आर्टिकल का भी आता है, नाउन और प्रोनाउन का भी क्वेश्चन आता है, वर्ब एग्रीमेंट है उनका भी क्वेश्चन आता है। तो ये इंग्लिश का जो पार्ट है आपको पूरा ही करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले आप टेंसेज पे जाओगे, टेंसेज आपको आता है तो सारी चीज धीरे धीरे आ जाएगी। यहां पर एडवर्ब, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, यदि पेसिव आ गई है तो इनके चांसेस कम होते हैं, ये आ गए तो पेसिव के चांस कम होते हैं, फिर भी अपने को याद करना चाहिए। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट मैंने पहले ही बोल दिया है। और कंजक्शन का 100% क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि कंजक्शन है वो हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। टेंसेज, यानी सबका जो बेस है वो कौन है, टेंस है। फ्रेजल वर्ब, इडियम और प्रोजेज, इन दोनों से 0 से 1 क्वेश्चन आता है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इसका आएगा ही आएगा। यहां पर 1 से 2 क्वेश्चन देखे गए हैं। वन वर्ड सबसे, यहां भी क्वेश्चन 100% 1 से 2 क्वेश्चन देखे गए हैं। यानी आपने जो लास्ट के 8 पार्ट है, ये जो लास्ट के 8 वाले पार्ट है, इनको अच्छी तरह से कर लिया तो भी आप काम चला लो, क्योंकि यहां पर 23 है और टोटल मार्क्स कितने हैं, 25 है। कुछ ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा तो यहां पर काउंट हो जाती है। तो हो सकता है कि अगला जो पेपर सेटर होगा वो हर जगह से एक एक क्वेश्चन उठा सकता है, क्योंकि उसको तो आपको चेक करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट में चलते हैं हम। अगला पार्ट किसका है, अगला आता है रीजनिंग, तर्क शक्ति। तर्क शक्ति में जो सबसे पहला है संख्या, रैंकिंग और समय अनुक्रम, यानी ये तीनों एक साथ दे दिया इन्होंने। जबकि यहां पर जो नंबर सीरीज है, रैंकिंग और टाइम सीक्वेंस है, ये जो तीनों अलग अलग चैप्टर होते हैं और तीनों का इंपॉर्टेंस अलग है। लेकिन यहां पर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है नंबर सीरीज का आएगा, ध्यान रखना है। यहां पर अरिथमेटिकल रीजनिंग, अल्फाबेट टेस्ट, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, डेरिविंग, कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज। तो ये पैसेज जो है ये भी कंक्लूजन, अनुच्छेद से निष्कर्ष निकालना, ये भी आ सकता है। तो यहां पर भी एक क्वेश्चन मिलेगा, यहां पर 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन मिलेगा। और यहां पर देखिए ये जो पहला चैप्टर है, इसको जिसने अच्छी तरह से कर लिया है उसके मार्क्स ज्यादा बनेंगे और वो सिलेक्शन देगा। नेक्स्ट आता है ड्राइविंग, डेरिविंग, कंक्लूजन्स फ्रॉम पैसेज, अनुच्छेदों से निष्कर्ष निकालता। ये तो देखो आपको देखना है, पूरा पढ़ना है पहले और पढ़ करके उसका रिजल्ट निकालना है। कई बार ये समझ में भी आ जाता है और कई बार समझ में नहीं आता है। तो प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन, 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपकी एग्जाम में यहाँ आएंगे। एसएससी के जो दूसरे एग्जाम होते हैं वहां पर 5 क्वेश्चन तक देखे गए हैं। शब्दों का तार्किक अनुक्रम, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, जैसे घास, गाय, घी,
दूध। अब इनको क्या करना है, सीक्वेंस में रखना है। तो सीक्वेंस, यदि आपका जो पहला का ज्ञान जो है, प्रारंभ में जो आपने एलिमेंट्री नॉलेज आपने ले रखा है, उसके अकॉर्डिंग इनको सीक्वेंस में रखना है। तो सीक्वेंस में जैसे मैंने लिख दिया कि गाय, फर्स्ट में दे दिया, दूसरा दे दिया घी, तीसरा दे दिया दूध, चौथा दे दिया दही, और पांचवा दे दिया घास। अब इनको सीक्वेंस से अरेंज करना है। देखो, जब गाय घास नहीं खाएगी तो न तो दूध देगी, दूध नहीं देगी तो दही भी नहीं बनेगा, और दही से ही घी निकलता है। तो ये आपको सीक्वेंस में रखना है कि पहले गाय है, वो क्या करेगी, घास खाएगी। ठीक है ना। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि पहले घास होना चाहिए फिर गाय होनी चाहिए। हाँ, ये भी कर सकते हैं, लॉजिक हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड किस पे करेगा, ऑप्शन पे करेगा। ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अल्फाबेट सीरीज, यहां पर देखो कोडिंग डिकोडिंग भी बनती है अल्फाबेट में, और अल्फा सीरीज भी आ जाती है, और नंबर सीरीज और अल्फा सीरीज दोनों से मिलकर के एक या दो क्वेश्चन बनेंगे। और यहाँ अल्फाबेट सीरीज है, ये आपकी अच्छी तरह से हो गई है, तो आप कोडिंग डिकोडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अर्थमेटिकल रीजनिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो है, नंबर सीरीज भी इसमें पार्ट होता है, और कुछ कैलकुलेशन ऐसी दे देंगे जहां पर सिंबल्स लगाना होता है। और फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिख दिया 5, और एक सिंबल दे दिया मैंने ऐसा, उसके बाद दे दिया है 3, फिर ऐसा सिंबल दे दिया है, और यहां दे दिया मैंने 6। क्लियर। और बराबर में लिख दिया मैंने 21, और आपसे ये कह दिया कि ये जो सिंबल दे रखा है इसका अर्थ क्या होगा। तो ये अर्थमेटिकल रीजनिंग में काउंट होंगे। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। या फिर ऐसा लिख दिया मैंने 3 3 3, ठीक है, और इनटू क्या कर दिया 2 2 2, ये भी कर दिया, और रिजल्ट में कुछ और दे रहा हूं। रिजल्ट क्या दे रहा हूं, कुछ और दे रहा हूं इसका, और रिजल्ट मैंने दे दिया है 54, और आगे क्वेश्चन लगा करके 2 आंसर लिख दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे वो किस में आएंगे, अर्थमेटिक रीजनिंग में आएंगे। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, स्थिति प्रतिक्रिया परीक्षण, यानी कोई सिचुएशन दे देंगे आपको, और उसको देख करके आपको क्या करना है, रिएक्शन करनी है। और रिएक्शन आप गलत भी कर सकते हो और अच्छी भी कर सकते हो। तो यहां पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है, और यहां अर्थमेटिक में 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन 100% आएगा, और यहां पर 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आएंगे। यानी ऐसे रीजनिंग में केवल 8 चैप्टर हैं जो आपको मार्क्स फुल देके जाएंगे। कौन कौन से हैं सुन लीजिए आप मेरे से बहुत अच्छी तरह से। पहला है नंबर सीरीज, दूसरा अल्फाबेट सीरीज, तीसरा कोडिंग डिकोडिंग, फोर्थ आता है एनालॉजी, जिसको सादृश्यता बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में एनालॉजी, और फिफ्थ जो चैप्टर आएगा वो रिलेशन आएगा, डायरेक्शन टेस्ट है। इनका हर बार एक एक क्वेश्चन देखा गया है, और ये जो है फुल मार्क्स देके जाते हैं। डायरेक्शन टेस्ट, दिशाएं, दिशा परीक्षण में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी आ सकती है, या कौन सी दिशा में अभी कोई लोग जो है वो आपको सिचुएशन देकर, और सीटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन आपको देखना है। नेक्स्ट एनालॉजी, सादृश्यता, मैंने आपको पहले बता दिया है कि एनालॉजी होगी, इसमें आपको क्या करना है, सादृश्यता, यानी 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे, चौथा जो ऑप्शन है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, और जो डिफरेंट है उसको आपको छांटना होगा। यानी एनालॉजी में जो तीनों पैटर्न्स हो सकते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और अल्फाबेट, तीनों प्रकार की एनालॉजी आ सकती है, और नंबर भी आ सकते हैं। डेटा सुफिशियंसी, इसका क्वेश्चन आ भी सकता है और न भी आए, यानी डेफिनेटली ये नहीं कह सकते हैं कि इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हो सकता है
न भी आए। क्लॉक एंड कैलेंडर, यहां भी क्वेश्चन की चांसेस बनते तो हैं लेकिन न के बराबर, क्योंकि आजकल चैप्टर तो सभी जगह है लेकिन क्लॉक और इसका क्वेश्चन मैंने आजकल नहीं देखा है। पहले के चैप्टरों में क्वेश्चन एक या आया है। सेंटेंस कंक्लूजन, यहां 100% क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहां पर 25 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलेगा। लॉजिकल वेन डायग्राम आपको दे दिया, ऐसा डायग्राम बना करके, ठीक है। यहां लिख दिया पुरुष, दूसरे में लिख दिया मानव, और यहां लिख दिया डॉक्टर, ठीक है ना। और नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ और जी। तो आपसे पूछ लिया कि यहां पर ई कौन है, मानव तो है, पुरुष भी है क्योंकि पुरुष वाला कॉर्नर में आ रहा है, और डॉक्टर भी है, यानी पुरुष डॉक्टर है। क्लियर? या यहां पर कोई मैं दूसरा और नाम दे दूं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे लॉजिकल वेन डायग्राम। या फिर आपसे दे देंगे कि आलू, पोटैटो, तना और केला, इनको वेन डायग्राम से बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? आलू किसका पार्ट है? तने का ही पार्ट है, तो ये आलू दे दिया। केला है, थोड़ा डिफरेंट हो गया दोनों से, क्योंकि केला है न तो तना है न आलू है, ठीक है ना, तो अलग दे दिया। तो ये किस में आएंगे? लॉजिकल वेन डायग्राम, यानी तार्किक वेन आरेख। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कथन और तर्क। देखो यहां पर यदि ये इसका आ गया तो इसका भी आ सकता है, दोनों के एक एक क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आजकल एसएससी 2 क्वेश्चन से लेकर के 4 क्वेश्चन दे रही है 25 में से, तो इनके क्वेश्चन आ जाते हैं। इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, अब मिसिंग कैरेक्टर है, इसका एक क्वेश्चन ही आएंगे। जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया ए बी सी, फिर लिख दिया बी सी डी, और आगे और भी चलता रहेगा, ठीक है ना, और सी डी ए बी, और यहां खाली छोड़ दिया मैंने, और आगे देते हैं। तो यहां ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे किसमें? इसमें आएंगे मिसिंग कैरेक्टर्स में। नेक्स्ट है पजल। पजल यदि या तो आएगी नहीं, और पजल आती है, सिंपल पजल है तब तो एक ही क्वेश्चन आएगा, और पजल यदि टिपिकल है तो 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन यहां पर देखे जाते हैं, क्योंकि कई बार पजल का जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन है 1 से लेकर के 5 तक आ सकते हैं, ठीक है ना। और ये डिपेंड करेगा पजल की स्ट्रेंथ पर, यानी कितनी शक्तिशाली पजल है वो, उस पर डिपेंड करेगा। अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल, जिसमें अल्फाबेट भी होंगे और न्यूमेरिक भी होंगे, और उन दोनों को मिक्स करके पजल तैयार की गई है, उनका क्वेश्चन आ भी सकता है और न भी आए, दोनों कंडीशन यहां पर बनती है। नेक्स्ट मैथमेटिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये मैथमेटिक्स का, क्योंकि 2 मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग जिनकी अच्छी होती है वो थोड़ा सा जीके को अच्छा कर लेंगे तो आराम से 60% मार्क्स लिए जा सकते हैं। मैं बार बार ये कहता हूं कि आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं करने हैं, क्योंकि यहां पर नेगेटिव जो है वो कितना है? 1.5 है, यानी आपने 2 क्वेश्चन किए और उनमें से एक क्वेश्चन गलत है, एक सही है, तो न किए के बराबर हो गया वो। यानी 2 क्वेश्चन आप सही करोगे और एक गलत, 2 करो तो एक तो क्या चला गया, 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो एक क्वेश्चन सही भी चला जाएगा। क्लियर हो गया? फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। इन तीनों को मिलाकर के यानी क्वेश्चन बनेगा। और यहां पर सबसे ज्यादा जो आती है पूर्ण संख्या और संख्याओं के बीच संबंध, यानी इसका भी क्वेश्चन आ तो सकता है, दशमलव का, डेसिमल का। और डेसिमल में कौन से आएंगे भाई? आपने को ये लिख दिया और ये कह दिया कि इसको
सिंपल भिन्न में बदलिए, सिंपल भिन्न में बदलिए। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल यहाँ पर मैथमेटिक्स में दशमलव भिन्न में आएंगे, सिंपल वाला नहीं आएगा। पूर्ण संख्या इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पर भी क्वेश्चन कितने आएंगे, एक से या तो बिल्कुल नहीं आएगा या फिर एक क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल एग्जामिनेशन। प्रतिशत, अनुपात, वर्ग, औसत, ये चारों जो चैप्टर है, 4 पार्ट है इसके, और इन चारों में से एक एक क्वेश्चन 100% आएगा। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। और सबसे ज्यादा जो है इन दोनों का है। औसत का 1 क्वेश्चन आएगा, प्रतिशत के 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन आ जाते हैं अकेले। ये ध्यान रखना कि क्योंकि प्रतिशत, परसेंटेज जो आएगा काम, कहाँ कहाँ काम आएगा। एक तो परसेंटेज काम आता है इंटरेस्ट फाइंड आउट करने में, प्रॉफिट एंड लॉस में, डिस्काउंट में। यानी एक चैप्टर नहीं है परसेंटेज का, परसेंटेज जिसका अच्छा हो गया है वो कई जगह पर फायदा मिलेगा उसको। परसेंटेज जिसका अच्छा हो गया है वो काम करेगा इंटरेस्ट में भी, उसका परसेंटेज काम कहाँ करेगा। दूसरा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी लाभ और हानि में भी। उसके बाद डिस्काउंट में भी काम आएगा। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। इंटरेस्ट, यानी मैंने अभी बता दिया है कि जो ये पार्ट है इसी का ही पार्ट आ गया, परसेंट का ही आ गया। यानी परसेंट जिसने कर लिया ये इसके इजी हो जाएंगे। हो सकता है इसका आए या ना आए, कोई कंपल्सरी नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ भी सकता है और न भी आए। क्लियर। लाभ और हानि का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन बनेगा। डिस्काउंट, डिस्काउंट का भी क्वेश्चन एक बनेगा। पार्टनरशिप बिजनेस इसका न के बराबर है। मैंने आज तक नहीं देखा पार्टनरशिप का क्वेश्चन कभी आया है। हाँ, पढ़ना पड़ेगा फिर भी आपको। मिश्रण और मिश्रण का नियम, यहां ये है पूरा मिश्रण का नियम। रूल मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण और मिश्रण का नियम। तो एलिगेशन जो है जिसको अनुपात और समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन अच्छा आता है वो ये भी कर लेगा। टाइम एंड डिस्टेंस, यानी स्पीड फाइंड आउट करनी है। स्पीड अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और इससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो यहां पर भी एक क्वेश्चन मैंने देखा है, हर बार देखा है। समय और काम, यानी आपने एक मसाले का नाम तो सुना होगा, MDH मसाला। MDH मसाले को यहां पर काम में लेना, MDH, और डिवाइड किससे कर देना, वर्क से डिवाइड कर देना। यहां पर यदि आदमियों की संख्या है प्रारंभ में, तो बाद में आदमी कितने होंगे इसको यूज ले लेना, और सारे क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएंगे। इसी एक फॉर्मूले से MDH मसाला काम आ जाएगा। यानी समय और काम के सारे क्वेश्चन इससे निकल जाते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एलिगेशन मेथड जो है, यूनिटरी मेथड है, उसको भी यूज कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रा, बीज गणित, यहां पर गलतियों की संभावना पूरी रहेगी। जो एक्सपर्ट होगा मैथमेटिक्स में, जिसका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहा हो या फिर जिसने बहुत अच्छी तरह से गहन अध्ययन किया हो, वो इस टॉपिक को कर जाएगा। अन्यथा उसको कम मार्क्स मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, पीछे के 2 चैप्टर जो है उनको बहुत ही अच्छे से करने हैं। भाई यहां पर भी कम से कम 3, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल जेब्रा एंड एलिमेंट्री सेट्स, यहां पर जो घातांक, करनी और घातांक बोलते हैं इनको, करनी और घातांक का जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं है। और लीनियर इक्वेशन, यानी सरल रेखीय इक्वेशन जो है, आज जो एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी आयु ज्ञात करने का जो क्वेश्चन होते हैं, वो इसी चैप्टर का पार्ट आता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है ज्योमेट्री, यानी ज्यामिति। और ज्यामिति में भी 2 से लेकर के 5 क्वेश्चन यहां पर देखे जाते हैं। लेकिन प्रारंभ में आपको स्पेशली त्रिभुज का
और वर्त का, इन दोनों का देखना है। यानी इनके बारे में क्वेश्चन जो आएंगे कम आएंगे, लेकिन इन दोनों के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। यानी 3 प्रकार के जो त्रिभुज होते हैं, आकार के अनुसार या कोणों के अनुसार या पूरक कोण, संपूरक कोण, इनके बारे में ऊपर वाले में पूछेंगे। पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में आ सकता है। वर्त की जीवा, स्पर्श रेखा, अब 2 वर्त होंगे, उनकी कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, दोनों टच कर रहे हैं तो मैक्सिमम 3 स्पर्श रेखाएं होंगी। टेंजेंट जिसको बोलते हैं, देखो यहां पर ये सर्कल है तो इसकी सर्कल की टेंजेंट कितनी होगी, ये 3 बनेगी। तो ऐसे ही इसको कई प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहां पर आपको 2 से लेकर के 5 क्वेश्चन इन दोनों, यानी ज्योमेट्री के 3 पार्ट है, एक पार्ट है और ये वाला और ये वाला। तो यहां पर ये भी ज्योमेट्री का, ये भी ज्योमेट्री का है, ये तीनों किसके हैं, ज्योमेट्री के पार्ट है। तो यहां से इन तीनों को मिला करके 2 से लेकर के 5 क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट आता है क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां पर क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा किसके आएंगे, त्रिभुज का एक क्वेश्चन मिलता ही है, हर बार मिलता है। बहुभुज है, इसका एक क्वेश्चन आ भी सकता है और न भी आए। वर्त का मिलेगा ही मिलेगा। सही प्रिज्म का आज तक नहीं देखा मैंने, क्वेश्चन देखा ही नहीं है। चैप्टर आता है हमेशा लेकिन क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन हो सकता है आ भी जाए तो मैं इसको 0 से 1 नंबर देता हूं। दाया नहीं है ये सही है, सही, ये भी क्या है, सही। सही गोलाकार सिलेंडर, या गोलाकार सिलेंडर तो कैसा होगा भाई, गोलाकार ही होगा। तो सही गोलाकार सिलेंडर, गोलाकार शंकु। शंकु कैसे होगा, यानी आपने बर्थडे केपी टोपी पहनी होगी, उसका क्षेत्रफल और आयतन दोनों निकालने की क्वेश्चन पूछे जा सकता है क्षेत्रमिति में। क्षेत्र गोलार्ध यानी आधे गोले का एरिया पूछा जा सकता है, कटोरे का। आयताकार समानांतर चतुर्भुज, तो यहां पर क्षेत्रमिति में कितने आएंगे, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, 3 से ज्यादा नहीं आते यहां पर किसी भी हालत में। और इसका देखो क्वेश्चन है आज तक नहीं पूछा गया। यहां पर आयताकार समांतर चतुर्भुज है, इसका भी बहुत कम पूछा जाता है, 0 से लेकर के 1 की संभावना है। इसकी भी 0 से 1 है। अर्धगोलार्ध की 0 से 1 है। और यहां पर सिलेंडर है, इन दोनों के भी कोई एक क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नहीं आता है। इसका भी न के बराबर आता है। केवल कौन सी टॉपिक देखना आपको, 3 टॉपिक तो ये हो गया और 1 2 ये हो गया। यानी इनको आप कर लेते हो तो मार्क्स बन जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति में आपको केवल 90 तक की डिग्री के जो मानस है वो याद करने हैं। यानी जो मान याद कर लिया, नहीं तो आप सीधा सा ये लेके चलोगे, ये तो होगी भाई हिंदी में तो बोलेंगे लंब, और ये आधार, ये कर्ण, और इंग्लिश का भी बताऊंगा मैं अभी, ठीक है ना। तो लंब बटे कर्ण, यहां पर 3 को याद कर लोगे, 3 अपने आप याद हो जाएंगे। ऐसे ही इंग्लिश में भी कर सकते हैं भाई। उनमें क्या बोलेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद। तो कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, फिर हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद। तो ये 2 फॉर्मूले होंगे किसके, पहला तो किसका बनेगा, P/H, हाइपोटेन्यूज। लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन का होता है। बेस बटा कर्ण किसका होता है, साइन का होता है, कोस का होता है। और हाइपोटेन्यूज अपॉन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और ये किसका हो जाएगा, कर्ण बटे 10 का हो जाएगा। P/B और B/P, क्लियर। तो लाल बट्टा कक्का हिंदी में बोलेंगे, लाल बट्टा कक्का, ये हिंदी में हो गया। ए का मतलब आधार है, एल का मतलब लंब है, क्लियर हो गया। तो ये याद कर लोगे, सारा काम हो जाएगा। और यहां पर भी ध्यान देना है कि ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमितीय अनुपात का क्वेश्चन आएगा यहां पर। पूरक कोण इसके साथ ही हो जाता है,
ऊंचाई और दूरी आजकल आ रहा है इसका भी क्वेश्चन, तो एक एक क्वेश्चन यहां बनता है और इसका आ भी सकता और न भी आए। नेक्स्ट में चलते हैं हम, सांख्यिकी चार्ट। ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है और इसमें से कोई एक ही आता है, यानी सारे नहीं आएंगे, ध्यान रखना है, लेकिन आता जरूर है आजकल। और यहां पर एक साथ 4 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं उनमें कम से कम 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन, लेकिन ग्राफ कोई एक ही आएगा। या तो तालिकाओं ग्राफ दे देंगे, या हिस्टोग्राम का दे देंगे, या आवर्ती बहुभुज दे देंगे, या बार आरेख दे देंगे, या पाई चार्ट दे देंगे। चारों में से, पांचों में से कोई क्या होगा, एक ही होगा, पांचों साथ नहीं होंगे। हो सकता है 2-2 का कॉम्बिनेशन करके भी दे दे, लेकिन क्वेश्चन एक ही बनेगा, एक ही क्वेश्चन दे देंगे, उसके बाद में 3 या 4 क्वेश्चन इसमें से पूछ लेंगे। और बहुत इजी है, जिसने एवरेज अच्छा कर रखा है, अनुपात अच्छा कर रखा है और प्रतिशत अच्छा कर रखा है, उनको ये आसानी बनेगी। क्योंकि सांख्यिकी में केवल 3 चीज आती है, एवरेज, प्रतिशत और तीसरा लाभ हानि के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट है कंप्यूटर जी। देखो यहां पर कंप्यूटर जिसका फंडामेंटल कंप्यूटर ठीक है, वो सारे क्वेश्चन भी कर सकता है, अन्यथा 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ही कर पाते हैं जनरली स्टूडेंट, जो मैंने देखा है। क्योंकि मेरे इतिहास जो 22 साल का है, और 22 साल में मैंने यही बच्चों से पूछा है कि आपने कौन सा किया, कितना किया, तो बच्चों ने यही जवाब दिया कि सर जो हमारे समझ में आ गया वो तो हमने कर दिया, बाकी नहीं कर पाए। तो फंडामेंटल तो कर देंगे, लेकिन लैंग्वेज नहीं कर पाएंगे। देखो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 5 भाग आपको अच्छी तरह से करने हैं, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कंप्यूटर नेटवर्किंग, नेटवर्क है, अब नेटवर्क स्टार भी है, टोपोलॉजी जितनी भी है उनके बारे में आपको सीखना है। देन कंप्यूटर फंडामेंटल्स, इसमें से क्वेश्चन 100% मिलेगा ही मिलेगा। एक यहां इन दोनों को मिला करके किसी एक में से क्वेश्चन आएगा। फिर आता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज, इनके क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो सभी लोग कर देंगे। क्योंकि जैसे मैं अभी देख रहा हूं, मेरे सामने जो है कैमरा लगा हुआ है। अब ये कैमरा है, इनपुट है या आउटपुट है? क्योंकि ये ले रहा है तो इनपुट है, मैं यहां पर दिखा रहा हूं तो ये क्या है, आउटपुट है। मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सारे क्या है, आउटपुट में आते हैं। प्रिंटर आउटपुट में आता है, उसके बाद कीबोर्ड, माउस, ये सारे इनपुट में आएंगे। क्लियर हो गया? अब कंप्यूटर के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनके बारे में डिटेल्स है, वो आप कर लोगे। स्टोरेज डिवाइस, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये भी आप आराम से कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दोगे। इंटरनेट का आजकल आप यूज खूब कर रहे हैं, ये भी कर सकते हो। OSI मॉडल है आजकल चर्चा में है, ये भी किया जा सकता है। यानी टोटल मिलाकर के कितने मार्क्स का था, 10 मार्क्स के हैं। और 10 में से आप कंप्यूटर में कितने ले लो, मैं तो ये कहता हूं कि 5 मार्क्स ले लो। 5 तो हो गए कंप्यूटर के, 5 हो गए। फिर जीके के आप कम से कम कितने करो, 25 में से 20 करो। बात रही इंग्लिश की, नहीं जीके में तो 15-20 का है, तो 20 में से आप 15 करो जीके में, और इंग्लिश में 25 का है, तो यहां पर 15 ही कर पाओगे। फिर बात आती है मैथमेटिक्स की, तो 20 में से 20 भी लिए जा सकते हैं, लेकिन 15 तो इजीली कर सकते हैं। रही बात किसकी अब, यानी हमारा जो सबसे पहला पॉइंट आया था रीजनिंग का, और रीजनिंग 25 मार्क्स की है। 25 में से 25 के 25 लिया जा सकता है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसके 20 मार्क्स नहीं आएंगे रीजनिंग में। यानी जिसने तैयारी कर रखी है वो आराम से 20 मार्क्स ले सकता है, और आराम से यहाँ पर 20 मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन यहाँ जीके में मार्क्स बनने बड़े मुश्किल है, इनको पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है ना? तो हम ही देखो लिख रहा हूं, जीके में जिसने 20 में से और 15 मार्क्स ले लिए या इससे कम भी ले लिए तो आराम से काम चल जाता है। 15 × 45 और 50 बराबर
70 मार्क्स जिसके आ गए उसका सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। अब मैं यहां पर विराम दे रहा हूं। जय हिंद। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, और आगे मैं यूं ही आपको बताता रहूंगा। आपका दोस्त सुरेश धा भाई फिर मिलेगा कुछ ही दिनों बाद में। जय हिंद, जय भारत।